एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पे। मैं संदीप मौर्य आप सभी को, जैसा कि पहले से ही मालूम है, साइंस पढ़ा रहा हूँ। साइंस के ऑलरेडी कई सारे लेक्चर शूट कर दिए गए हैं। अगर उन वीडियोज को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके उन वीडियोज को आप देख सकते हो। साथियों, जूनियर असिस्टेंट 2022 को देखते हुए ज्ञान आरबीएल ऐप पर सफलता बैच को लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी डेमो क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर तथा ऐप पर आपको मिल जाएंगी। अभी तक अगर आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर के ऐप को डाउनलोड करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये फीस जो सफलता बैच की रखी गई है, नाम मात्र की फीस है साथियों, तो जाकर के आप लोग अभी इस कोर्स को परचेज करें। तो साथियों, एक और खुशखबरी है आप सभी के, जैसे कि पता ही है, नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। किसका? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 का। और ज्ञान आरबीएल ऐप ने आप लोगों की बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए ड्रीम बैच को लॉन्च कर दिया है। साथी, ड्रीम बैच जो है बहुत ही कम फीस पर मात्र 399 रुपये में ये कोर्स आपको मिल जाता है। और ये फीस जो रखी गई है पहले 100 स्टूडेंट के लिए रखी गई है। जो सबसे पहले 100 स्टूडेंट इस कोर्स को लेंगे उनको मात्र 399 रुपये ही चुकाने पड़ेंगे साथियों। ओके, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो आज का हमारा लेक्चर है प्रक्षेप गति के ऊपर साथियों। प्रक्षेप गति को इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। साथियों, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, आइए इसको हम आपको उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। साथियों, यहाँ पर दो अक्ष होते हैं। पहला, आप सभी को पता है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाला आपका वाई अक्ष होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर घटक। और एक्स अक्ष को बोलते हैं क्षैतिज घटक। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्षैतिज घटक। जी हाँ, जो एक्स अक्ष पे होगा वो क्षैतिज घटक होगा, जो वाई अक्ष के अकॉर्डिंग होगा उसे हम ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं। आप देख सकते हो, अगर किसी चीज़ को हमको फेंकना हो, किसी वस्तु को, किसी पिंड को, तो हम ऊर्ध्वाधर से कुछ भिन्न दिशा में फेंकते हैं तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करती है। तो ऐसी गति को हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? आपका ऊर्ध्वाधर घटक। और ये एक्स अक्ष क्या है? आपका क्षैतिज घटक। यानी जब हम किसी पिंड को या किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से कुछ भिन्न दिशा में फेंकते हैं तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करती है। तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेप की गति कहते हैं। आई होप कि ये चीज़ अब आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। जैसे आपको पता है मेरे भाई, कोई भी चीज़ आप थ्रो करेंगे तो 90 डिग्री पे नहीं, यानी न्यून कोण पर, न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री से कम पे अगर किसी चीज़ को थ्रो करेंगे तो वो जो गति करेगी ना, वो गति क्या कहलाएगी? आपकी प्रक्षेप गति कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग किसी चीज़ को 90 डिग्री से कम एंगल पे फेंकेंगे तो वो वस्तु या पिंड की गति क्या, कौन सी गति कहलाएगी? प्रक्षेप की गति कहलाएगी। आई होप कि ये चीज़ आपको अब एकदम क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हमने बताया दो घटक होते हैं, क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक क्या होता है? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज घटक। और इसमें जो वेग होता है, वेग का मान क्या होता है? क्षैतिज घटक में u cos थीटा होता है। क्या होता है मेरे भाई? u cos थीटा होता है। नहीं तो आप ऐसे मान के चलिएगा, जैसे ही क्षैतिज घटक यानी x का मान कंसीडर करते हैं तो उसका मान कितना रखते हैं? u cos थीटा रखते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें, यानी ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है? तो आपका वाई अक्ष होता है। और वाई अक्ष की बात करें तो साथियों यहाँ पर यू साइन थीटा लिया जाता है। अगर कहीं पर हम लोग यहाँ पर यू साइन थीटा लिख रहे हूँ तो समझ जाना उसका मतलब ऊर्ध्वाधर घटक होगा। क्षैतिज घटक क्या होगा? u cos थीटा, यानी u के साथ cos थीटा लगा मिल जाए तो समझ जाना क्षैतिज घटक होगा। अगर u के साथ sin थीटा आ जाए तो समझ जाना ऊर्ध्वाधर घटक होगा। आई होप कि ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन क्वेश्चनों को भी हम बात कर लेते हैं। प्रक्षेप की गति कैसी गति है? तो द्विविमीय गति है। हमने आपको पढ़ा रखा है एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। ये चीज़ बता दी है ऑलरेडी
पहले ही वीडियो में मैंने इसको डिस्कस कर लिया था कि एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति कौन सी गति होती है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया उस लेक्चर को देख लें मेरे भाई। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? तो आप सभी को पता है मेरे भाई, परवलयाकार होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जाता है प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है। परवलयाकार का मतलब क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पर एक्स अक्ष बनाया और ये वाई अक्ष बना लिया और इसको क्या हुआ 90 डिग्री से कम पर फेंकेंगे तो ये क्या है? एक वक्र रेखा में ही तो गति कर रहा है। तो ये जो यहाँ पर ये पथ आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे कोई पिंड जाएगा तो इसी पथ से होता हुआ जाएगा। और ये पथ कैसा होगा? तो ये पथ कैसा होता हमेशा, तो समझ जाना मेरे भाई, परवलयाकार होता है। परवलयाकार होता है। जैसे ही आपसे ये पूछा जाए प्रक्षेप की गति कैसी होती है, तो ये द्विविमीय गति होती है। द्विविमीय गति का मतलब क्या होता है हमने बताया था, जैसे कि किसी दो अक्ष पे जब कोई पिंड किसी दो अक्ष के अकॉर्डिंग गति करता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विविमीय गति कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये द्विविमीय गति कैसे होगी प्रक्षेप गति? तो आप देख लीजिए, जब हम कोई चीज़ थ्रो कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, पहले वाई अक्ष के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? गति कर रहा है, और फिर धीरे 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 ये किधर आएगा? एक्स अक्ष की तरफ मूव करेगा। तो आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, या तो ऐसे समझ सकते हो ना, हम लोग इसको कहाँ से फेंक रहे हैं? क्षैतिज से ही तो फेंक रहे हैं। यहाँ से अगर कोई पिंड को फेंकेंगे तो पहले वो क्या करेगा? यू कॉस थीटा के अकॉर्डिंग गति करेगा, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो यू साइन थीटा के अकॉर्डिंग गति करने लगेगा। हमने कहा था जहाँ यू साइन थीटा आ जाए समझ जाना ऊर्ध्वाधर घटक होगा, और जहाँ पर यू कॉस थीटा आ जाए समझ जाना क्षैतिज घटक होगा। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे मान लो यहाँ से आपको हम बताना चाह रहे हैं, जैसे ये h है, h ऊंचाई है, ये ऊंचाई है मेरे भाई, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप सभी को हमने बता दिया है कि सबसे पहले ये ऊर्ध्वाधर गति करेगा। अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करेगा तो यहाँ पर क्या निकलेगा आपका? यू साइन थीटा। क्या निकलता है? यू साइन थीटा। और ये किसके अंतर्गत गति करता है? तो गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या होता है? स्मॉल जी। यानी हम कह सकते हैं जब स्टार्टिंग में इसका, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं चढ़ाव के समय गति क्या होगा आपका? तो क्या होगा? यू साइन थीटा अपॉन स्मॉल जी। बात समझ रहे होंगे। जैसे चढ़ाव का समय क्या मतलब, जैसे यहाँ पर हमने मान लिया पॉइंट ए और ये बी, तो ए से बी को यहाँ तक अगर हम देखें तो ये चढ़ाव का समय होता है, और ये क्या होता है मेरे भाई? उतरने का समय होता है। यानी जब प्रक्षेप का पिंड क्या हो रहा होगा? उतर रहा होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं ए से बी जाने में कितना समय लगता है, तो आपको पता ही किस दिशा में पिंड जा रहा है मेरे भाई? ऊर्ध्वाधर दिशा में जा रहा है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जा रहा तो क्या आता है? यू साइन थीटा। और हमने कहा था पिंड किसके अंतर्गत करेगा? तो आप कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत करेगा। तो इस तरीके से जैसे ए से बी तक जाने में लगा समय क्या होगा? यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। और ये जी कैसा होगा? गुरुत्वीय त्वरण वाला होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर जाने में लगा समय। ऊपर जाने में लगा समय का मतलब हमने बता दिया कौन सा समय मेरे भाई। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बताया मान लो यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, तो ये यहाँ से यहाँ तक यानी ए से बी तक जाने में जो लगा समय होता है उसे ऊपर जाने में लगा समय बोलते हैं। तो ऊपर जाने में लगा समय कितना? मान लिया टी ए है, टी ए का मान क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा अपॉन स्मॉल जी। यू साइन थीटा क्यों आया? क्योंकि ये स्टार्टिंग में ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रहा है। और जी क्यों आया? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति कर रहा है। तो नीचे जाने में लगा समय, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो जितना समय चढ़ने में लेता है यहाँ से यहाँ तक जाने में लेता है उतना ही यहाँ से यहाँ तक उतरने में भी लेगा। तो इसका मतलब अगर हम मान लें ए से बी तक गया, मान लो ए पॉइंट ए है और ये बी है, तो ये बी है और ये पॉइंट क्या है? सी है। तो बी से सी तक आने में भी कितना समय लेगा? यू साइन थीटा अपॉन यू साइन थीटा अपॉन स्मॉल जी का लेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा आपको, कॉस क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि मेरे भाई ये ऊर्ध्वाधर दिशा से नीचे आ रहा है ना, तो ऊपर से आ रहा है, तो इसका मतलब आप
कहेंगे क्षैतिज दिशा में आ रहा है तो कॉस थीटा लिया जाएगा। नहीं बाबा, ये भैया कहाँ से आ रहा है, तो ऊपर से आ रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा से आ रहा है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए हमने बता दिया है साइन थीटा, यू साइन थीटा यूज करते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर भी क्या नीचे आने में समय कितना होगा, यू साइन थीटा अपान स्मॉल जी का होगा। अब हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं, जैसे ये यहाँ से यहाँ जाने का समय और यहाँ से यहाँ उतरने का समय, दोनों का ऐड उड़यन काल कहलाता है। क्या कहलाता है, उड़यन काल। अब उड़यन काल की परिभाषा क्या होती है, ये चीज़ भी हम आपको बताना चाह रहे हैं। मान लो कोई पिंड अगर फेंका गया, तो अगर यहाँ से ए से फेंका गया और ये सी पॉइंट पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये पिंड जितने समय तक हवा में रहा होगा ना, उस समय को हम लोग उड़यन काल कहते हैं। नहीं समझे होंगे, फिर से समझाता हूँ। जैसे कोई पिंड कहाँ से फेंका गया, ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से जैसे ही फेंका गया होगा, ये कहाँ पे रहा होगा, हवा में। हवा में किस पॉइंट तक रहा होगा, जब तक सी पर ना आ गया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में लगा पूरा समय क्या कहलाता है मेरे भाई, तो आपका उड़यन काल कहलाता है। तो उड़यन काल में क्या आ जाएगा, जाने में, यानी ए से बी तक जाने में लगा समय और फिर बी से सी तक आने में लगा समय, दोनों को जोड़ दो, क्या निकल के आ जाएगा, आपका उड़यन काल निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हो उड़यन काल में क्या होगा, जो हम ऊपर जा रहे हैं उसका समय और जो नीचे आने में लगा समय, दोनों को ऐड कर दो, तो यानी टी ए की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा, और जो उतर रहा है यू साइन थीटा, और यहाँ पे डिवाइड में तो जी है, यहाँ पर जी है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स है, तो 2u साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा, स्मॉल जी हो जाएगा। तो उड़यन काल का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या होता है, 2u साइन थीटा अपान जी होता है, यानी 2 गुणे यू गुणे साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये आपका फार्मूला होता है। क्षैतिज परास की बात करें साथियों, तो इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ये आपका परास क्या होता है, तो अगर हम बात करें यहाँ से, ये जो क्षैतिज दूरी होती है, ये जो क्षैतिज दूरी होती है यानी एक्स अक्ष वाली लाइन, ये क्या होता है, आपका क्षैतिज परास होता है। और क्षैतिज परास का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे लंबी कूद है ना, कितने डिग्री पर कूदा जाए कि हमारी छलांग सबसे अधिक हो, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 45 डिग्री पर अगर कोई छलांग लगाता है तो उसका क्षैतिज परास सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर क्षैतिज परास का जो फार्मूला निकल के आता है, क्षैतिज परास आर का जो फार्मूला होता है, क्योंकि हम लोग एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग गति कर रहे हैं, तो यहाँ क्षैतिज वेग गुणे में क्या हो जाता है, उड़यन काल हो जाता है। तो क्षैतिज वेग का जो फार्मूला होता है वो यू कॉस थीटा, और उड़यन काल को टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई, यू कॉस थीटा और टी की वैल्यू 2u साइन थीटा अपान में जी रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो 2 पहले लिख सकते हैं, 2 के साथ में क्या हुआ, कॉस थीटा और साइन थीटा को रख लिया गया। ध्यान से समझो मेरे भाई, u का मल्टीप्लाई u के साथ होगा तो u स्क्वायर होगा, 2 लिख लिया, 2 के साथ में साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया। तो देख सकते हो 2 गुणे में साइन थीटा गुणे में कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये दिया है। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो मान होता है साइन 2 थीटा होता है, क्योंकि एक फार्मूला त्रिकोणमिति में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 गुणे साइन थीटा कॉस थीटा, आपका फार्मूला क्या बनता है, साइन 2 थीटा बनता है। इस बात को ध्यान रखना। तो आर बराबर यू स्क्वायर गुणे में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में जी, ये क्षैतिज परास का फार्मूला होता है। या तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में स्मॉल जी, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। अब ऊंचाई का मतलब मेरे भाई, जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बना रहा हूँ एक प्रक्षेप, ये मान लेना एक्स अक्ष है और यहाँ से कुछ इस दिशा में, तो ये इस हाइट को ना हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई का जो फार्मूला होता है, यानी ऊंचाई का फार्मूला जो होता है, याद रखना, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2g होता है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अच्छा, यहाँ पे यू साइन थीटा आने का रीजन क्या है मेरे भाई, तो हमने कहा ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए
यू साइन थीटा आता है। तो इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, यहीं पर अधिकतम ऊंचाई पूछे तो साइन थीटा का कितना मान, 90 डिग्री, क्योंकि आप कोई भी चीज़ कितने डिग्री पर थ्रो करो, 90 डिग्री। तो आपको पता है मैक्सिमम ऊंचाई मिलेगी। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, ध्यान से समझो, हम लोगों ने थीटा दिशा में फेंका तो यहाँ पर ऊंचाई कम आ रही थी। जैसे किसी चीज़ को आप लोग कितने डिग्री पे थ्रो करो, तो 90 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई आपको मैक्स मिलेगी। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना रख लेते हैं, इस वाले फार्मूले में थीटा का मान 90 डिग्री। और आपको पता है जैसे हम लोग 90 डिग्री साइन थीटा की जगह पर रखेंगे तो यू स्क्वायर और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा अपान में 2g। यानी जब भी अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो एच मैक्स की वैल्यू जो निकल के आती है वो स्मॉल यू स्क्वायर अपान में 2g होता है। अब यहीं पर क्षैतिज परास अधिकतम कब होता है, तो 45 डिग्री पे होता है, इतना समझ जाइएगा। जैसे कि आप सभी को पता है जैसे भाला फेंक होता है या लंबी कूद होता है, तो इन सभी के लिए आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लंबी कूद में पैरों के बीच कितना एंगल होना चाहिए कि आप अधिकतम दूरी तय कर पाएँ। तो पैरों के बीच में अगर एंगल मेरे भाई 45 डिग्री बन रहा है ना, तो आपकी क्षैतिज जो दूरी होगी वो अधिकतम होगी, अर्थात आप अधिक दूरी तय कर पाएंगे। इतनी बात आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, भाला कितने डिग्री पे आपको थ्रो करना चाहिए, तो 45 डिग्री पर थ्रो करना चाहिए। यानी हाथ से जब छूटे ना, कितनी डिग्री बनानी चाहिए, 45 डिग्री। तो भाला कहीं ना कहीं बहुत अधिक दूरी तय करेगा, इस बात को याद रखना। और यहीं पर आगे बात कर लेते हैं साथियों औसत चाल की। औसत चाल क्या होता है, तो कुल दूरी अपान कुल समय के अनुपात को, देखो यहाँ पे बटे को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुपात बोलेंगे। औसत चाल क्या होता है, तो कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। अगर यहाँ पे मात्रक की बात करें तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अगर विमी सूत्र की बात करें तो मीटर के लिए एल सिंबल यूज करते हैं और समय के लिए टी सिंबल, और इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो LT-1 हो जाएगा। आई होप कि अब चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। अगर यहीं पर बात करें साथियों औसत वेग की बात करें, तो औसत वेग का फार्मूला होता है साथियों कुल विस्थापन अपान कुल समय का। तो आप कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। आप ऐसा बता सकते हैं साथियों। अब क्या औसत वेग आपका 0 हो सकता है, हमने कहा था विस्थापन जहाँ जहाँ होगा बिल्कुल 0 हो सकता है। विस्थापन के जितने भी लक्षण होंगे वो औसत वेग में आपको देखने को मिल जाएंगे। विस्थापन 0 भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। तो औसत वेग भी आपका इन सारी चीज़ों पर डिपेंड होगा। किस पे डिपेंड होगा, तो विस्थापन पे डिपेंड होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। और अगर यहीं पर इसके मात्रक की बात करें तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, औसत वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बेमी सूत्र की बात करें तो LT-1 हो जाएगा। साथियों, आप सभी को प्लीज़ कमेंट करके बताना है कि आपको ये सारी क्लासें कैसे लग रही हैं, क्योंकि आप लोग एक कमेंट कर देते हो तो हम लोगों को एनर्जी मिल जाती है, ऐसा मान के चलो मेरे भाई। तो प्लीज़ आप लोग एक छोटा सा कमेंट करके जाना और आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।